हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स में हम कर रहे हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो हमने पिछली क्लास में हमने दान के संबंध में कटौती ATG तक हमने इसको पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 80GG मकान किराए के संबंध में कटौती। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कटौती है ये केवल व्यष्टि करदाता को स्वीकृत की जाती है। शर्तें क्या हैं? यदि करदाता नौकरी करता है तो उसे अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, तो ही उसको ये कटौती स्वीकृत होगी। और रहने के मकान को यदि वो किराए पर लेता है और अपनी कुल आय के 10% से अधिक किराया चुकाता है तो ही उसको ये कटौती स्वीकृत होगी। लेकिन ये कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इंडिविजुअल असेसी को मिलेगी। दूसरा, उसको अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलना चाहिए। करदाता का स्वयं का, उसके जीवन साथी का या उसके माइनर चाइल्ड का, या करदाता हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है तो HUF परिवार का रहने का मकान उस स्थान पर नहीं होना चाहिए जहां करदाता रहता है अथवा अपने पद संबंधी कार्य करता है या अपना व्यापार एवं पेशा चलाता है। अगली बात, यदि करदाता का मकान किसी अन्य स्थान पर है तो वह उस मकान के संबंध में स्वयं के रहने की जितनी भी जो संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनका लाभ प्राप्त नहीं करता है। और करदाता के लिए यह आवश्यक है कि वो किराए के रूप में राशि का भुगतान करता है और उसको फॉर्म नंबर 10BA में उसकी घोषणा प्रस्तुत करता है। तो यदि ये कंडीशंस करदाता पूरी करता है तो ये जो 3 हम अमाउंट ले रहे हैं, राशियाँ ले रहे हैं, उसमें जो सबसे कम होगी उसकी कटौती करदाता को स्वीकृत की जाएगी। सबसे पहले, समायोजित कुल आय के 10% से अधिक चुकाया गया कर। अब यहाँ समायोजित कुल आय से क्या तात्पर्य है कि GTI में से सेक्शन 80GG की कटौती को छोड़कर बाकी सभी कटौतियाँ धारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अदर डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 80G के हैं वो सब घटाने के बाद जो GTI बचेगी वो समायोजित कुल आय कहलाएगी, एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाएगी। तो जो समायोजित कुल आय के 10% से अधिक चुकाया गया किराया, फॉर एग्ज़ाम्पल समायोजित कुल आय मान लीजिए उसका 10% जो है वो 2 लाख रुपये आता है और असेसी ने गत वर्ष में 3 लाख रुपये का किराया चुकाया है, तो जो 1 लाख रुपये आएगा वो हमारे प्रथम बिंदु की राशि होगी। दूसरा, समायोजित कुल आय का 25% और तीसरा 5,000 रुपये प्रति माह, यानी कि जितने माह वो किराए पर रहा है उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन तीनों में जो राशि सबसे कम होगी उसी की कटौती करदाता को अंडर सेक्शन 80GG स्वीकृत की जाएगी। अगली कटौती हमारी आती है सेक्शन 80GGA, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दिए गए दानों के संबंध में कटौती। पात्रता क्या है? यह कटौती सभी करदाताओं को स्वीकृत की जाती है और उन करदाताओं को दी जाती है जिनकी सकल कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की आय सम्मिलित नहीं है, यानी कि क्रॉस टोटल इनकम में व्यापार एवं पेशे की आय नहीं है। करदाता द्वारा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकी अनुसंधान में प्रयोग करने हेतु गत वर्ष में किसी अनुमोदित अनुसंधान संघ जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय विज्ञान में अनुसंधान करना है या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य किसी संस्था को दान में दी गई राशि। करदाता ने गत वर्ष में ऐसी संस्था या संघ को राशि दी हो जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रम का संचालन करना हो। केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं घोषित ग्रामीण विकास कोष में करदाता द्वारा गत वर्ष में दी गई कोई राशि, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं घोषित राष्ट्रीय शहरी निर्धनता उन्मूलन कोष में करदाता द्वारा दान में दी गई राशि, ये जो राशियां हैं वो इसके लिए शामिल की जाती है। और कटौती 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान यदि नकद में किया है तो इस धारा की कटौती स्वीकृत नहीं होगी, अन्यथा संपूर्ण राशि की कटौती स्वीकृत की जाएगी।
मैं फिर से आपको इसको क्लियर कर दूं। यदि किसी भुगतान के संबंध में किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती प्रदान कर दी जाती है, तो उस भुगतान के संबंध में उस कर निर्धारण वर्ष में या अन्य किसी कर निर्धारण वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी और 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद करने पर इस धारा की कटौती नहीं दी जाएगी। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, दान की राशि के भुगतान के बाद यदि संस्था या कार्यक्रम का अनुमोदन वापस ले लिया जाता है, तब भी करदाता को इस आधार पर कटौती देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने यदि एक बार इस उद्देश्य के लिए डोनेशन कर दिया है तो उसे यह कटौती स्वीकृत की जाएगी। अब हम करेंगे अंडर सेक्शन 80GG और 80GG के अंतर्गत स्वीकृत कटौती। तो राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में ये कटौती जो है वो स्वीकृत की जाती है। तो ये जो धाराएं हैं 80GG और 80GG, ये चुनाव एवं अन्य संबंधित कानून अधिनियम 2003 द्वारा ये जोड़ी गई हैं तथा 11 सितंबर 2003 से ये इफेक्ट में आई हैं, प्रभाव में आई हैं। अब इनमें क्या प्रावधान है, किन बातों का एसएससी को ध्यान रखना होगा। यदि एक भारतीय कंपनी द्वारा किसी राजनीतिक दल को अथवा एक निर्वाचन प्रन्यास को चंदे के रूप में कोई राशि दी है, यहाँ आप ध्यान दे रहे हैं पात्रता किसकी आ रही है, एक भारतीय कंपनी करदाता की आ रही है और उसने किसी राजनीतिक दल को अथवा एक निर्वाचन प्रन्यास एन इलेक्टोरल ट्रस्ट को चंदे के रूप में कोई राशि दी है, तो ऐसी संपूर्ण राशि की कटौती धारा 80GG के तहत दी जाएगी। परंतु नकद में यदि चंदा चुकाया गया है तो ये कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। यदि कोई गैर कंपनी करदाता किसी राजनीतिक दल को अथवा एक निर्वाचन प्रन्यास को एन इलेक्टोरल बोर्ड को चंदे के रूप में कोई राशि देता है तो उसे ऐसी संपूर्ण राशि की कटौती धारा 80GG के तहत कुल आय की गणना करते समय स्वीकृत की जाएगी। यहाँ भी यही बात है कि यदि नकद में चंदा दिया गया है तो ये कटौती स्वीकृत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स 80GG की कटौती है भारतीय कंपनी करदाता के लिए और 80GG की कटौती है एक गैर कंपनी करदाता के लिए। अब यहाँ राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, राजनीतिक दल से आशय ऐसे राजनीतिक दल से है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। स्थानीय सत्ता एवं कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों को जिनका वित्त पोषण अंशतः अथवा पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता है, उनको सेक्शन 80GG की छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ब्रोशर, सोविनियर, पंपलेट आदि में विज्ञापन देने पर किसी भी करदाता को धारा 37 की उपधारा 2B के अंतर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जाती। परंतु यदि ऐसा व्यय भारतीय कंपनी करदाता द्वारा किया जाता है तो उसे ऐसे व्यय के संबंध में सेक्शन 80GG के अंतर्गत कटौती स्वीकृत कर दी जाती है। अन्य करदाताओं को ऐसे व्यय के संबंध में सेक्शन 80GG के अंतर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है। तो यहाँ भी हमें ध्यान देना है कि राजनीतिक जो दल है उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ब्रोचर हैं, सोविनियर हैं या पंपलेट है, उसमें विज्ञापन देने पर कंपनी करदाता को तो ये जो कटौती है वो 80GG के अंतर्गत स्वीकृत हो जाएगी। सेक्शन 37 के सबसेक्शन 2B में नहीं होगी, लेकिन कंपनी करदाता को यह एक वो दी गई है सुविधा कि वो इसकी कटौती सेक्शन 80GG के अंतर्गत स्वीकृत है। परंतु गैर कंपनी करदाताओं को या अन्य करदाताओं को यदि वो इस तरह का व्यय कर देते हैं तो उन्हें सेक्शन 80GG के अंतर्गत यह कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे व्यय के संबंध में दी जाने वाली सेक्शन 80G की कटौतियाँ। हमने आपको बताया था कि सकल कुल आय में से करदाता को ग्रॉस टोटल इनकम में से आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत कटौतियाँ स्वीकृत की जाती है, जिसको मुख्यतः हमने दो भागों में बांटा था, भुगतान के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ और आय के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ। तो यहाँ तक हमने जिन कटौतियों को डिस्कस किया है वो है भुगतान के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ। तो
तो 80C से हमने इन कटौतियों को करना शुरू किया था। तो टोटल डिडक्शंस को जो हम धारा 80 में देते हैं उनको 80C से 80U तक हम पढ़ते हैं, लेकिन व्यय के संबंध में या भुगतान के संबंध में जो डिडक्शन स्वीकृत किए जाते हैं वो हमने 80C से लेकर के 80GGC तक हमने इनको पढ़ा। अगली क्लास में मैं आपको आय के संबंध में जो कटौतियाँ धारा 80 के अंतर्गत करदाता को स्वीकृत की जाती है उन्हें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।